बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू मदे मुकाबिल एंड आई एम योर होस्ट हिना सलमान। जबरदस्त किस्म की इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रही है। वो आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का दौरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नए पीस मेकर जो है बनकर सामने आए हैं और दुनिया में जंग की बजाय तजारत करने का ऐलान किया है। अरब के तारीखी दौरे में शाम पर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। मार्को रूबियो को पाकिस्तान और भारत के लीडरों को डिनर्स पर बुलाने की पेशकश की गई है और हदायत भी कर दी गई है। सऊदी अरब से इजराइल को तस्लीम करने की अपील की गई है। ईरान को मुज़ाकरात के जरिए मुसलसल हल करने का मशवरा दिया गया है। जंगों के खिलाफ में और मुल्कों के दरमियान आपस में जंग खत्म होनी चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा बड़ा मसला जो था पाक भारत कशीदगी का था। मोदी हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुश्किलात में फंस गए हैं। अपोजिशन जमातों और मीडिया ने ऑपोजिशन सिंदूर और सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शदीद तनकीद गई है। न सिर्फ मीडिया ने तनकीद की है बल्कि भारतीय शहरी भी आपस में लरस पड़े हैं। राफेल जहाजों की डील में करप्शन का स्कैंडल एक बार फिर सर उठाने लगा है। मोदी हुकूमत का इंटरनेशनल मीडिया को ब्लॉक करने का मुतालबा है और टर्की और चीन में सबसे ज्यादा उन्होंने बात की है कि उनके शहरी न सिर्फ टूरिज्म के लिए जाएं बल्कि उनकी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए। वर्ल्ड बैंक के सदर का सुंदर तास मुआहदे पर बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। सिंतास जो मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, ये मुआहदा उस वक्त खत्म होगा जब दोनों फरीक आपस में आमने सामने होकर किसी चीज पर इत्तफाक करेंगे। क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो सदर वर्ल्ड बैंक के बयानात ने जो भारत को मुश्किल में डाल दिया है, क्या ये दौरा जो है ये पॉजिटिव शामिल होगा या क्या इस दौरे से इस खित्ते में अमन आ सकेगा? क्या ये ट्रेड है या ये आपस में एक मिलाप है? इन सब पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा और निगरान केयरटेकर गवर्नमेंट में वजीर खारजा भी रहे हुए हमारे साथ है जलील अब्बास जिलानी साहब। मैं वेलकम करती हूँ उनको शो में और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर तज्जियाकार न्यूज़ जो हैं और वो हैं रऊफ क्लासरा साहब। मैं सबसे पहले सवाल जो है जलील अब्बास साहब से पूछना चाहूंगी, सर डोनाल्ड ट्रंप का जो ये दौरा है ये कितना मुफीद साबित हो सकता है और इस दौरे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर नजरसानी की गई है? जी, अपना क्लासरा साहब ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के मिडल ईस्ट के ये जितने भी ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, उनके साथ हमारे बड़े ही करीबी ताल्लुकात हैं। और ये जो सदर ट्रंप का दौरा है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि इस दौरे के अंदर कई तजारती मामलात पे मुआहदे होंगे, डिफेंस के मामलात पे मुआहदे होंगे और दूसरा ये है कि ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल के ऊपर भी डिस्कशन लाजमी हुई होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के दरमियान जो मौजूदा जो टेंशन हुई है वो भी जेरे जो है बहस आई होगी दौरों में। और चूंकि हमारे इनके साथ बड़ा ही अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अच्छी ही बात की होगी। और एज इट इज हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का जो पाकिस्तान के बारे में जो ख्यालात हैं वो बहुत ही मस्बत हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, सेक्रेटरी रूबियो ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया इस पूरी। एक तो उन्होंने एक इम्पार्शियलिटी शो की, उन्होंने न्यूट्रलिटी शो की, उनके बहुत अच्छे बड़े करीबी ताल्लुकात थे हिंदुस्तान के साथ, लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बैलेंस रखा दोनों ममालिक के दरमियान और ये कहा बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में कि उनके दोनों ममालिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ उनकी दोस्ती है। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया ने और बाकी जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, कतर भी हो गया, यूएई भी हो गया, तुर्किया भी हो गया, और इन ममालिक ने भी पाकिस्तान की काफ़ी एक बड़ी सपोर्ट की। चाइना तो खैर है ही, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि चाइना तो पाकिस्तान के साथ उसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और ये चाइनीज इक्विपमेंट जो था हमारे पास और हमारी जॉइंट प्रोटेक्शन थी JF-17 और बाकी जो जहाज थे, और उन्हीं की वजह से हमने हिंदुस्तान को इस दफा जो हुई है एक टेंशन और जो हमारा जो एक दिफाई लिहाज से एक्सचेंज हुआ है उसमें हमने उनको बहुत ही सख्त शिकस्त फाश दी।
सर आपने बड़ा ये तफसील से ये बताया मिडल ईस्ट के बारे में ट्रंप साहब ने कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है। अगेन जो उनकी शख्सियत का हिस्सा है कि वो इस तरह की बातें कह देते हैं, ऑनेस्ट ब्लंट और स्ट्रेट बात करते हैं। कल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के लीडरशिप जो हैं तो इनको डिनर पे जाना चाहिए। मार्को रूबियो साहब को भी कहा, उन्होंने कहा आप इनका कोई अरेंज करें। मतलब है आप इसको समझते हैं कि जस्ट इट वाज ए लाइट एक कमेंट था जो उन्होंने किया, या वाकई वो इस पे काम करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया को एक टेबल पे बैठाएं? मतलब डिनर से मुराद है कि मुलाकात करवाएं, कहीं ना कहीं पे इनके लीडरान की मुलाकात होनी चाहिए। आप इसको कितना सीरियस देखते हैं सर? नहीं, मेरा ख्याल में ये तो उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बड़ी ही मुखलिसाना किस्म की सोच है, उनकी है सोच कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है जो मामला तय हो जाएं। कश्मीर की भी उन्होंने बात की कि कश्मीर का मसला भी तय हो जाए, और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है बादशाह साहब और अपने बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक और कश्मीरी उमंगों के मुताबिक, तो उसके बाद तो हमारे मसले मसाइल काफी हद तक वो हल हो जाते हैं। क्योंकि पानी का मसला भी कश्मीर के मसले के साथ लिंक है, फिर सियाचिन का मसला हो गया, वो भी अपना हल तलब है। ऑल्दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेट प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहबा और जो फॉर्मर लेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके दरमियान में एक मुआहदा हुआ था सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर 1989 में, जो कि फॉर्मलाइज भी हुआ था, और वो भी अपना हल हो सकता है। इसी तरीके से सर करीब का मामला है, पानी के जो मसले मसाइल है वो हल हो सकते हैं। अगर ये मसले मसाइल हल हो जाएं तो कोई वजह नहीं है कि दोनों ममालिक के अवाम भी अपने करीब आ जाएं। अब तो हम हमसाया ममालिक हैं, और हिंदुस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान की लीडरशिप बैठ सकती है। उसमें मेरा ख्याल में कोई बल्कि अच्छी बात है कि बैठ के बैठें और खाना खाएं, और इन तमाम जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर बात करें, और ये इस बात का भी इरादा करें कि दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा कोई इस किस्म की तलखी पैदा न हो। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कश्मीर के मसले को हल लेके कि वो सारा कोर इशू है। माजी में सर हमने देखा है कि जैसे आपने अभी बेनजीर भुट्टो साहब और राजीव गांधी साहब जब आए थे, इस्लामाबाद आए थे 89 में, आपने उनका जिक्र किया। फिर यहाँ पे वाजपेयी साहब आए थे बस सर्विस पे, मेरा ख्याल 99 में आए थे जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। फिर मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब के दरमियान कंपोजिट डायलॉग 2004 में शुरू हुआ, ये भी आगरा गए। और फिर हमने सुना उसके बाद भी यहाँ पर नवाज शरीफ साहब न्यू दिल्ली गए, यहाँ पर फिर ये हमने देखा मोदी साहब जो हैं वो यहाँ रेमंड आए थे। फिर हमने देखा कि जनाब बाजवा साहब के दौर में बड़ी सीरियस मूव्स हुई थी दुबई के हवाले से, वो भी फार्मूला सामने आया था कि कोई ना कोई हम बैठ के इन मामलात को हल करें, जो हमारे बैकडोर चैनल चल रहे थे मेरे ख्याल 2019-2020 में। सर आप क्योंकि इतनी बड़ी हाई पोजीशंस पे रहे हैं, वन ऑफ द टॉप डिप्लोमेट्स हैं, बड़ी आपकी रेपुटेशन है, आपकी इज्जत की जाती है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, आप क्या समझते हैं कोई 4 दफ़ा हम बड़े करीब हैं, कौन सा ऐसा फार्मूला है इन 3-4 को लेके, अगेन बेनजीर भुट्टो साहब से लेके, फिर ये नवाज शरीफ साहब, फिर जनरल मुशर्रफ साहब, फिर जनरल बाजवा साहब का लेटेस्ट जो था, कौन सा डूएबल वर्कबल हो सकता है? क्योंकि दोनों साइड्स इन पे ऑलमोस्ट 19-20 वो राजी थी, आपने सारी चीज़ें देखी होंगी बड़े करीब से। आपको क्या लगता है कि अभी भी कौन सा ऐसा ये फार्मूला ये काबिल कबूल हो सकता है दोनों मुल्कों के लिए? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारी तरफ से तो हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप ने हर दौर में कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अमन व अमान कायम हो सके, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दरमियान हो, या नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी कोशिशें की इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मामला हैं उसको ताकि वो हल किए जाएं। कश्मीर का मसला जिनसे है वो थ्रू आउट बहुत ही अहमियत का हामिल रहा है और प्रायोरिटी उसी को दी गई है। इसी तरीके से बाकी मसले मसाइल भी, और फिर जनरल मुशर्रफ के दरमियान भी बहुत एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा पीस प्रोसेस शुरू किया गया दोनों ममालिक के दरमियान में। लेकिन क्लासा साहब ये मेरा अपना जो एक यकीन है कि अगर सिंसियरिटी इन्वॉल्व हो हिंदुस्तान की लीडरशिप की तरफ से तो ये तमाम के तमाम मसले हल हो सकते हैं। अब आप देखिए ना कि चाहिए क्या, चाहिए ये कि एक तो स्टेट्समैनशिप और करेज और बोल्ड डिसीजंस लेने की सलाहियत होनी चाहिए, बहुत ही अहम है दोनों ममालिक के दरमियान। अगर आपने अपना सारा का सारा टेन्योर 10-12 साल का वो पाकिस्तान बैशिंग में गुजारना है, बाकी खित्ते के बाकी ममालिक के खिलाफ एक एग्रेसिव एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, और ये समझना है कि मैं चूंकि एक बहुत बड़ी ताकत हूँ जो जिसमें वो बुरी तरीके से एक्सपोज भी हुए हैं रिसेंटली,
और मैं मसले मसाइल अपने ही टर्म पे हल करूंगा, तो फिर तो मसले मसाइल हल नहीं होंगे। फिर तो इसके लिए तो ये है कि हिंदुस्तान को अपने हाई हॉर्स से नीचे उतरना पड़ेगा और उनको ये सोचना होगा कि इस मौजूदा दौर में एक सॉवरेन इक्वालिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसकी उनको कदर करनी चाहिए। तो अगर वो एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करें, करेज और बोल्डनेस का मुजाहरा करें, सिर्फ खाली इक़्तिदार की खातिर वो पाकिस्तान के खिलाफ जो जिस किस्म के या बाकी खिते के ममालिक के खिलाफ इक़दाम उठाते हैं, तो उससे अगर वो रिफ्रेन करें और एक वहाँ पे माहौल, एक साजगार माहौल बनाएं। छोटी सी देते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मध्य मुकाबले में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बातें की। एक और साइड ऑफ द स्टोरी भी है सर, आपको यकीनी तौर पर नॉलेज में होगी। जो इंडियन साइड कहती है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी साफ ज़ाहिर है। एक अपनी, जब तक दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेंगे तो कोई उसमें से कोई बात नहीं निकल सकेगी, क्योंकि दोनों के लिए मुश्किल मसला ये। वो साइड ये कहती है जनाब कि हम तो आए थे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के पास, मोदी साहब जो हैं वो अफगानिस्तान से जाते हुए रेवंड गए, जाती उम्रा गए और उन्होंने न्यू बिगिनिंग की बात की और नवाज शरीफ साहब भी वेरी सपोर्टिव, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी गए थे। तो देन दे थिंक कि शायद वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी थी। मोदी साहब का पाकिस्तान आना वो समझते इट वाज बिग ब्रेक थ्रू, जो शायद यहाँ से उनके अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम्स वो शायद उसका रिस्पांस नहीं हुआ, नंबर वन। दूसरा भी रिसेंटली हमने देखा है सर, जनरल बाजवा साहब ने भी 2019-20 में सहाफ़ियों को बुला के खुद कहा था, जो रिपोर्ट भी हुआ जिसको उन्होंने डिक्लाइन भी नहीं किया, कि तकरीबन उनकी जनरल फैज़ के जरिए यहाँ पे यू स्पॉन्सर जो मुज़ाकरात हो रहे थे बैकडोर, तो बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी और वो पूरी फ़ौज भी और कमांडर भी सारे राज़ी हो गए थे और मोदी साहब ने शायद 10 दिन के लिए पाकिस्तान आना था, चीज़ें अनाउंस होनी थी, कोई कश्मीर को कुछ दिनों के लिए फ्रीज़ करना था कुछ अरसे के लिए, फिर ट्रेड खोलनी थी, बला बला, वो आपके शायद नॉलेज में होगा। अकॉर्डिंग टू हिज क्लेम जनरल बाजवा साहब जो बाद में, कि शायद उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी उन्होंने सपोर्ट नहीं दी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ या इमरान खान साहब हूँ, वो शायद थोड़े से पीछे हट गए थे कि शायद हम पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया। सो वो इंडियन साइड बाजवा कहती हैं कि वी वर रेडी, पाकिस्तान आर्मी वाज रेडी, उस वक्त कमांडर जो थे, लेकिन जो पॉलिटिकल सपोर्ट वाज रिक्वायर्ड बाई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस शायद वो नहीं मिल सकी थी। सर आपका इस पर क्या व्यू होगा, क्योंकि आप अंदर की चीज़ें जानते हैं सर बेहतर मुझसे। लास्टर साहब, आपने 2-3 बड़े ही अहम नुकात की निशानदेही की है। एक तो आपने बात की कि जी हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कि जी अपने तो मोदी साहब भी इधर तशरीफ लाए और बाकी जिनसी वो भी आए, वाजपेयी साहब 1999 में और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लेकिन बात यह है कि हमें तमाम के तमाम जो वाक़यात होते हैं उसका बैकग्राउंड को भी समझने की ज़रूरत है सर। एक तो ये है कि वाजपेयी साहब तो तशरीफ यहाँ पे लाए, लेकिन उससे पहले, और मैं चूंकि इन्वॉल्व रहा हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात में बहुत ही अरसे से, तो उनके विजिट, उनका जो 99 का जो विजिट था उससे पहले आपको मालूम है कि जो हमारी सियाचिन ग्लेशियर पे निगोशिएशन जो हो रही थी, उसके अंदर एक बहुत ही अहम जो नुक्ता जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि वो जो बेनज़ीर साहबा और राजीव गांधी के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको बाद में डिफेंस सेक्रेटरीज दोनों ममालिक के उन्होंने उसको फॉर्मलाइज किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी। लेकिन 1998 के अंदर वो जो हमारा सियाचिन में डेलीगेशन किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वो तो पानी बहुत गुजर गया है अंडर द ब्रिज, तो वो वाला जो मुआहदा है उसकी अब हम कोई पासदारी नहीं करेंगे और नई टर्म्स, और ये कि जो हमने इलाका हमारे कब्जे में है और वो बस हमारे कब्जे में ही रहेगा। अब इस किस्म की हालात के अंदर जब उन्होंने एक तो कश्मीर पे कब्जा किया हुआ था और उसकी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, और दूसरा उन्होंने सियाचिन के ऊपर ये बात की और बड़ा उनका एक नेगेटिव, और उन्होंने कहा कि ये जितने भी मुज़ाकरात हुए सियाचिन के उसको हम फतेहपुश डालते हैं और एक नए मुज़ाकरात होंगे, तो उससे एक उनका बैड फेथ वो सामने आया। और उसके ऊपर जो हिंदुस्तान के बेशुमार लोगों ने, इंक्लूडिंग J.N. डिक्सिट ने भी इस बात को लिखा है कि हमने एक बहुत गलती की कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, उसको सियाचिन के ऊपर न इम्प्लीमेंट करके हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज किया। अब ये चीजें समझने की जरूरत है कि एक तरफ वो आप एक माहौल क्रिएट करें और दूसरा तरफ उनसे है प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट, उनसे आपने कहा कि वो लाहौर तशरीफ लाए थे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपने कोई विजिट अंडरटेक किया सिर्फ एक इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी को और एक मीडिया को जो है एक अपनी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए और बगैर किसी उसके मकसद के
तो वो उसका फिर कोई फायदा नहीं होता। एक प्रॉपर प्रेपरेशन होती है जिसके तहत आगे आ जाता है। अगर आप देखें तो जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही एग्रेसिव उनका एक स्टांस रहा है। दूसरी बात ये है, और मैं आप चीज बताऊं कि मामला हल हो सकते हैं अगर सिंसियरिटी हो। अगर सिर्फ आपने एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए, इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए कुछ इक़दाम लेने हैं एक मुल्क में, तो वो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। दूसरी आपने ये कहा कि जी इस तरीके से कश्मीर को फ्रीज करने की बात की, तो मैं समझता हूं कि कश्मीर का मसला फ्रीज बिल्कुल ही नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ खाली वो एक पीस ऑफ लैंड तो है नहीं है जिसको आप पसे पुष्ट रखते हैं। ये जो कश्मीरी अवाम जो है पिछले काफी अरसे से 1943 से, बल्कि उससे भी पहले से वो एक सफर कर रहे हैं। उनका एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है जो यूनाइटेड नेशंस ने रिकग्नाइज किया हुआ है। उनके ऊपर एक जुल्म सितम की एक, मैं समझता हूं कि एक दास्तान लिखी गई हुई है, और उनकी जिस किस्म की कुर्बानियां उन्होंने दी हैं और जो देते जा रहे हैं, और अगर हम उनको कहेंगे जी हम आपके इशू को फ्रीज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एक कश्मीरी कॉज के लिए एक बहुत बड़ी वो ज्यादती है। तो वो सर, अपना आपकी बात ठीक है, सारी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके व्यू चाहता हूँ सर। तो जो जनरल बाजवा साहब ने इतनी सीरियस मूव की थी, सहाफ़ियों को 30-40 को बुला के उन्होंने ब्रीफ किया था, बाद में वो उन्होंने 1-2 एंकर्स को और जर्नलिस्टों को कंफर्म भी किया कि हाँ गुफ्तगू हुई थी, लेकिन शायद वो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और वो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट या पोलिटिकल लीडरशिप तो ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हो गए थे, जो पोलिटिकल सपोर्ट थी वो शायद नहीं मिला। आपको उसके बारे में कोई आपके नॉलेज में है, बिकॉज कि आप फॉरेन ऑफिस के अफेयर्स आज भी ऑफ कोर्स अब मतलब है उन पे बंदा अपनी इंटरेस्ट और आंख रखता है, तो इनके दरमियान जो बातें हुई थी, सामने आई थी, ये वाकई सच्ची थी कि इस तरह का ब्रेक थ्रू जो है हो रहा था सर जनाब बाजवा साहब, इमरान खान साहब के दौर में? सर मेरा एक तो नंबर 1 मुझे उनके कोई ख्यालात से कोई ज्यादा वाकफियत नहीं है उस वक्त की, क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं था। लेकिन बात यह है बाजवा साहब की इन तमाम चीजों के लिए एक नेशनल कंसेंसस चाहिए होता है, और जब तक आप नेशनल कंसेंसस ना डेवलप करें तो तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो जो भी कोई नए आइडियाज हों वो उनको, अगर सपोजिंग कोई नया एक आइडिया पेश करता हूं तो उसके लिए जो एक एफर्ट ये होनी चाहिए कि जी उसके ऊपर कोई नेशनल कंसेंसस डेवलप हो, और अगर नेशनल कंसेंसस डेवलप नहीं होता तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। तो ये सारी मेरा अपने ख्याल के मुताबिक इस किस्म के आइडियाज तो बाज़ लोग बाज़ दफ़ा जनरेट किए जाते हैं, लेकिन उसको मेरा अपना ये ख्याल है कि जब तक कंसेंसस ना हो तो बात नहीं आगे। सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कोई हमें माजी की चीज़ें भी बताई हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो साहब और राजीव गांधी साहब के जब आए थे इस्लामाबाद वो बताई हैं, फिर आपने मुशर्रफ साहब, वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह साहब, लंबी एक तारीख है, फिर वाजपेयी, ये सारी मोदी साहब है, सब कुछ हमने, नवाज शरीफ साहब भी गए थे होस्ट टेक के दिल्ली वगैरह। हमारे यहाँ मुझे फील हो रहा था कि जब सियासतदान कोई इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करना चाहते हैं तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि नहीं भाई आप लोग पूरी वही वाली बात जो आप भी कह रहे हैं कि शायद कि अभी हम तैयार नहीं है या नहीं होनी चाहिए, उन पर इल्ज़ाम लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं होने दिया। अच्छा, जब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट तैयार हो जाए, जैसे जनरल बाजवा साहब तैयार हो गए थे, तो फिर वो उस वक्त की पोलिटिकल लीडरशिप नहीं तैयार होती कि इसकी पोलिटिकल कास्ट है, हम देने को तैयार नहीं, तो फिर तो ये मतलब मसले चलते रहेंगे। हम अक्सर ब्लेम करते रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट शायद इंटरेस्टेड है। इस्टेब्लिशमेंट अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे पॉलिटिकल लोग नहीं इंटरेस्टेड होते सर, फिर तो मतलब दीज थिंग्स विल कंटिन्यू दोनों साइड से, ये तो फिर कहीं एंड नहीं होगा इसका। रास्ता साहब, एट द एंड ऑफ द डे जो मैंने बात की कि कंसेंसस डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, और लीडरशिप का ये है कि आप अगर एक सोलो और बगैर किसी को कॉन्फिडेंस लिए हुए, बगैर कंसेंसस डेवलप किए हुए ना वहाँ पे चीज़ें बढ़ती हैं हिंदुस्तान में, ना यहाँ पे चीज़ें बढ़ती हैं। और ये ख़ास तौर पे ये नेशनल इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए, आवाम के अंदर एक कंसेंसस होता है, और इसी तरीके से जो मीडिया है, मीडिया का एक बड़ा अहम रोल होता है, और उनकी भी जो सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक कंसेंसस डेवलप में मददगार शामिल हो। और एक लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल। मुझे वो फ्रैंकली स्पीकिंग जो आप बात कर रहे हैं उस वक्त मुझे ये चीज़ें बिल्कुल किसी भी सूरत में और कहीं भी नज़र नहीं आई कि इस चीज़ के ऊपर कोई
बात आगे बढ़ाने तो सर अब आपको लगता है जब ट्रम्प साहब अमेरिकन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बड़ा सीरियसली इन्वॉल्व हो रहे हैं और बार बार रिपीटेडली ट्रम्प साहब जो है अपनी गुफ्तगू में ये बात कह रहे हैं कश्मीर का मसला दोनों को साथ बिठाने का, अब आपको लगता है कि रिक्वायर्ड इंटरनेशनल सपोर्ट टू वो कहते हैं सॉर्ट आउट दिस इशू इज देयर, अब ये हो जाएगा आपका ख्याल है? मेरी तो बात यह है कि हमें पाकिस्तान को चाहिए कि ये अब सीज फायर हो गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मामलात जिनसे हैं वो तय हो जाएं, जो हाल तलब मामलात हैं, कश्मीर का मसला है, बाकी मसले मसाइल हैं, और हमें इसी अजम्पशन के साथ एक ऑल सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि क्या मैं चांसेस देखता हूं, तो मुझे इस वक्त तक हिंदुस्तान की तरफ से और जो उनकी मौजूदा क़यादत है और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं या उनकी टीम की तरफ से मुझे कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली कि वो अपने या कश्मीर का मसला आगे हल करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार होंगे, या वो बाकी मसले जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हैं, चाहे पानी का मसला हो, चाहे सियाचिन का मसला हो, उसको आगे बढ़ने के लिए वो तैयार हो। अच्छा आप जरा इतना अंदाजा कीजिए कि हम चाहते हैं कि हम वो कि हिंदुस्तान हमारे जो सी है कंसर्न्स वो उनको एड्रेस करे, दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो वो सपोर्ट कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को, और वो मेरे पास तो मैंने अपनी आंखों से वो सारे के सारे जो सबूत देखे हुए हैं, और वो इस किस्म के सबूत हैं कि जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उनके होते हुए आप मुझे उनकी तरफ से उस मसले को हल करने के लिए भी कोई सिंसियरिटी नजर नहीं आती कि वो, अब आप देखें ना कि उनकी जो नेबरहुड पॉलिसी है लाफसा साहब, वो इतनी बुरी तरीके से नाकाम हुई है कि खित्ते का कोई भी मुल्क वो उनसे खुश नहीं है। और मैं एक और आपको बता दूं कि आप तारीख गवाह है कि सब साउथ एशिया के अंदर अगर किसी एक मुल्क ने दहशतगर्दी की बुनियाद रखी तो वो है हिंदुस्तान है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं हिंदुस्तान है कि आप तारीख उठा के देख लीजिए, उन्होंने ये बांग्लादेश के अंदर क्या किया, श्रीलंका के अंदर उन्होंने क्या किया, नेपाल के अंदर उन्होंने क्या किया, आपको सारी इन तमाम चीजों से आगाही है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पिछले बेशुमार के कई अरसे से वो जिस तरीके से इन्वॉल्व हैं गैर दहशतगर्द तंजीमों को वो मदद फराहम करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो अपना वो किया, और ये बांग्लादेश के अंदर बाय द वे जो एक आया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट डेवलप हुआ है, इसकी बुनियादी वजह भी ये है उनकी वहां पे जो सी है इस किस्म की जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को शह देना और उन वहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करना बांग्लादेश में। वी हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात चल रही है, मजीद तफसीलात जानते हैं। आप ये वाशिंगटन में पाकिस्तान के आप सफ़ीर रहे हैं, वेरी इफेक्टिव ऑन, आपने बड़ा वो करीब से देखा है पूरी उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, कांग्रेस को, हुकूमतों को। आपको क्या लगता है कि अगर ट्रंप साहब ने इतना उन्होंने रेज कर दिया है टेम्परेचर कहें, एक्सपेक्टेशन कहें कि मैं पाकिस्तान इंडिया को मैंने सीज फायर करवाई, दोनों को कहा जी ट्रेड करें, वार ना करें, और अब मैं उनको कह रहा हूँ डिनर करें, मतलब हम बिजनेस करें, जो कि अच्छी बात है, मतलब अपील भी यही करती है कि अच्छी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया शायद वो ना मानेगा और कश्मीर का मसला ये चीज़ें हल नहीं होंगी। अगर ये नहीं होती हैं, वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जिसके आप भी कह रहे हैं और मेरा ख्याल है चांसेस भी यही लग रहे हैं उनकी तकरीर सुन के मोदी साहब की, तो क्या करेगा अमेरिका सर? वो अपने आप को फिर दूर कर लेगा, डिस्टेंस कर लेगा, ठीक है, आपस में जाने, जो पहले इनिशियल उनका रिस्पांस था कि जनाब आप जाने आपस में लड़ें मरें जो भी है, मतलब आप दोनों हज़ारों साल से लड़ रहे हैं, या आपका क्या ख्याल है कि वो उनको प्रेस करने की या कुछ और स्टेप्स लेगा मतलब अगेंस्ट इंडियंस के आप डायलॉग पे नहीं आ रहे, एंड कंसिडरिंग कि वो उनके बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उसके चाइना के हवाले से उन्हें इंडिया को ज़रूरत है, अगर सारी उनको अमेरिकन को यूरोपियन को ज़रूरत है, तो क्या करेंगे ट्रंप साहब सर? क्या आप वहीं पर रहें? आप समझते हैं आप देखिए ना कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रोल प्ले किया है सीज फायर करवाने में, तो हिंदुस्तान के अंदर वो काफी ज्यादा वो उस पर क्रिटिसिज्म आ रहा है। वहाँ पे जो हार्डलाइनर्स हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, बल्कि आरएसएस के लोगों ने तो एक कैंपेन भी शुरू कर दी हुई है
उनके फॉरेन सेक्रेटरी के मैं बल्कि आ रहा था, मैंने आपसे सेपरेट सवाल पूछना था, वो बात कर रहे हैं तो पूछ लेता हूँ। यू शोड ह्यूज करेज सर, मॉरल करेज एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू। आपने ट्वीट किया 2 दिन पहले, अपनी मिस्री साहब है मेरा ख्याल है जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और आपने बड़ी उनको अप्रिशिएट भी किया है कि ही इज़ वन ऑफ वेरी ब्राइट डिप्लोमेट्स, और जिस तरीके से उनकी फैमिली को ट्रोलिंग की जा रही है, उनको अब्यूज़ किए जा रहे हैं कि उन्हें अपने उस ट्विटर को वो करना पड़ा, प्रोटेक्टेड उसमें जाना पड़ा है। तो आप मतलब भाई मत से इंडिया में कोई नहीं कर सकता था ये बात कि वो पाकिस्तान के किसी फॉरेन सेक्रेटरी को ये सपोर्ट देता इन हालात में जो आपने यहाँ से सपोर्ट दिया, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो ज़रा वो सर मुझे बताएंगे ज़रा, बिफोर कमिंग टू अगेन, अब आपने जिक्र कर दिया तो मैं इसी वक्त आपसे पूछ लेता हूँ सर। इट वॉज ह्यूज ये जेस्चर जो आपने दिखाया। जी थैंक यू सो मच क्लाफर साहब। क्लाफर साहब जो मैं पहले बात कर रहा था वह मैं मुकम्मल कर दूं सर। कि वो एक वहाँ पे जो सा जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, जिस किस्म की वहाँ पे एक आरएसएस रिलेटेड जो पॉलिसीज चल रही हैं, वहाँ पे जो एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके अंदर तो उनकी पता नहीं किस किस्म की जो एक्सपेक्टेशन थी अपनी हुकूमत से, जिस तरह से वो पाकिस्तान को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। हालांकि वो बिल्कुल ही उनकी बेवकूफ़ी थी, और उनको गालिबन जिस किस्म का जवाब मिला है, शायद वो कम अज कम और नहीं तो कम से कम एक जनरेशन तो याद रखेंगे वो कि जी पाकिस्तान के खिलाफ एक 2019 में उन्होंने किया था और उसको मुंह की खानी पड़ी, और फिर अब किया तो वो उनके सब। और फिर ये जो आपने सवाल किया उनके फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में, उन्होंने बेसिकली जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका तो काम हुकूमत की जो भी है वो जो भी एक फैसला होता है उसको आगे उसको बयान करना होता है, लेकिन उससे उनके खिलाफ मैं उनके साथ क्योंकि बहुत पुरानी मेरी उनसे जान पहचान है, मैं आई फाउंड हिम टू बी वेरी डिसेंट पर्सन, इज ए गुड डिप्लोमेट, ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। हमारा कई दफा इंटरेक्शन हुआ है और वो बड़ा ही एक सिविलाइज्ड किस्म का इंटरेक्शन रहा है मेरा उनके साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से उनकी बेटी को जो सी है वो तालीम हासिल कर रही है बाहर, कि उसको निशाना बनाया और बहुत ही गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा था, और फैमिली को के खिलाफ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था। मुझे ये एक दुख हुआ कि ये इस तरह से वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो भी पॉलिसी है उनकी वो अपना उनका हिंदुस्तान उनका मुल्क है, उन्होंने हिंदुस्तान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी को बयान करना है, लेकिन साथ साथ ये वाली चीज जो सी थी वो मुनासिब नहीं थी जो आरएसएस की तरफ से हो रही थी या बाकी हार्डलाइनर्स की तरफ से हो रही थी। तो वो एक मैं उनसे जान पहचान के नतीजे एक कॉलीग होने के लिए, एक डिप्लोमेटिक कॉलीग होने के लिए, तो मैंने ये अपना ये एक इशू किया। नहीं, दैट वाज ह्यूज जेस्चर, और पाकिस्तान में मैंने भी उसको रीट्वीट किया है आपके ट्वीट को, और भी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। इंडिया में मेरा ख्याल है इन द गिवन सिचुएशन वंस वी आर इन द मिडल ऑफ वार ऑलमोस्ट, अभी सीज फायर हुई है, तो शायद वहाँ से कोई इस तरह ना कर सकता, और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर, केयर टेकर रजीम में उनकी तरफ से जाना, इट आल्सो शोज कि पाकिस्तानी कौम में लोगों में कितनी टॉलरेंस है, और कितना बाज़ दफ़ा हम अपने प्रोफेशनल राइवल्स को भी वो कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। सर ये तो अपनी चीज़ें होंगी जगह पे। वो ट्रंप साहब ने एक और बात की है सर वहाँ पे कि वो इसराइल को तस्लीम करने की सऊदी अरब से, आपको लगता है कि कोई इस तरह की मूव हो सकती है इन हालात में, क्योंकि ट्रंप साहब इज एमर्जिंग एज एंटी वार पीस मेकर, यूक्रेन में कोशिश की, पहले गजा इसराइल में किया, पाकिस्तान इंडिया की उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल की, क्या वो इसराइल और सऊदी अरब के रिलेशनशिप भी वो रेस्टोर करा सकेंगे सर? मुझे क्लासा साहब अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं है। मैंने उनकी तकरीर सुनी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उन्होंने ये कहा है कि जी अपना ये अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर मजीद प्रोग्रेस होनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने तो अपनी पोजीशन बहुत ही वाज़ेह कर दी हुई है, और सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं निकलता, वहाँ की अवाम की उमंगों के मुताबिक और यूएन रेजोल्यूशन जो 242 है उसके मुताबिक वो तब तक वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये नहीं, आप उसकी गजा की बात, आप उसकी गजा की फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं या सर कश्मीर की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है शायद यू आर टॉकिंग अबाउट फ़लस्तीन। नहीं जी, मैं फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ। जी जी, आपने सारी वो गलती से शायद आपने कश्मीर का, मेरा ख्याल है वो, सॉरी मैं गलती से मैंने, लेकिन मैं वो फ़लस्तीन की बात है कि वो जो आर्टिकल यूएन का है 242 वो फ़लस्तीन पे अप्लाई होता है। जी जी, और उस पे मेरी सॉरी मैं अपना सर क्योंकि मेरे इमोशनल बहुत ज्यादा जी जी एसोसिएशन विद कश्मीर, तो वो बात निकल गया होगा मेरे मुंह से जी जी कश्मीर का।
तो लेकिन जब तक वो उन्होंने कह दिया है कि जब तक वो फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा तब तक वो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और ये उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने कोई साल पहले स्टेटमेंट दी थी, फिर उनकी लीडरशिप से भी दोबारा इस बात का इरादा किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जब तक कि उनको कोई मसले का हल निकल आए तो सऊदी अरेबिया उसमें कोई आगे बढ़ेगा इस चीज़। तो ये 2 स्टेट्स की जो बात होती थी सर, वो तो बड़ी पॉपुलर थी अमेरिकन में भी और बाकी भी हम देखते थे, जिसको सपोर्ट मिलती थी 2 स्टेट एक सोल्यूशन पेश किया गया था। तो आप समझते हैं कि कोई उस पर फर्दर कोई डेवलपमेंट हो सकती है? और अगर ट्रंप साहब ने ये बात की है ओपनली तो इट मीन्स कि कोई बैकग्राउंड में कोई उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई मुलाकातें या बातचीत तो हुई होगी MBS साहब से या बाकी से सर? जी क्लासा साहब, सोल्यूशन तो बस एक ही है, 2 स्टेट का सोल्यूशन है, जिस तरीके से जो कि फलस्तीनियों को भी एक्सेप्टेबल होगा, GCC के ममालिक को, अरब कंट्रीज को, तमाम OIC के ममालिक को भी, क्योंकि OIC की भी जो करारदादें हैं वो भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करती हैं। तो जब तक वो आगे उस पर बातचीत नहीं बढ़ती तो तब तक तो मेरा नहीं ख्याल के मामला आगे बढ़े। अच्छा सर, कमिंग टू द सेम अपने रीजन की तरफ, जो तकरीर की है मोदी साहब ने सर, उसके बाद आपको लगता है कि कोई सीज फेयर कायम रहेगी या खुदा ना खास्ता फिर कोई छोटी मोटी किसी वजह से ये फिर एक दूसरे के हम आमने सामने होंगे? सर आपकी रीडिंग क्या है? मेरी रीडिंग तो ये है कि सीज फायर मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक तो वो कायम रहेगा। वो छोटी मोटी जो सी है वो जो होती है वो जो फायरिंग वगैरह वो तो चलती रहेगी, क्योंकि वो तो अमन के ज़माने में भी, जब जिस ज़माने में हम एक पीस प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, छोटी मोटी वो भी उस ज़माने में भी चलती रहती थी। उसकी वजह ये है, मैं कहता हूँ कि एक तो नंबर 1 हिंदुस्तान ने, मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो लॉस ऑफ फेस हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो सी है बहुत हद तक मुतासर हुई है, फौजी लिहाज से उनको बहुत नुकसान हुए हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी उनको कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि किसी भी मुल्क ने हिंदुस्तान की पोजीशन को एंडोर्स नहीं किया, हत्ता कि जो खित्ते के छोटे ममालिक हैं उन्होंने भी उनकी पोजीशन, हिंदुस्तान की पोजीशन को एंडोर्स नहीं किया। इन हालात के पेश नज़र जो एक रैशनल जो एक अप्रोच होनी चाहिए उसके तहत, तो अगर आप सोचें तो वो हिंदुस्तान इसको सीज फायर को तोड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं सर, कि वो जो ट्रंप साहब कह रहे हैं या इंडिया भी कह रहे हैं, शायद हमारी तरफ से किसी थर्ड कंट्री में बातचीत होगी, कौन सा ऐसा थर्ड कंट्री हो सकता है जहां पे इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बातचीत कर सकें सर? ये तो थर्ड कंट्रीज तो वो सारे एजेंसी है, किसी भी जगह पे की जा सकती है, उसमें मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा मालूम नहीं है कि किस थर्ड कंट्री में होगी। मैं तो कहता हूं कि अगर बातचीत करनी है तो उसको डायरेक्टली भी की जा सकती है, कोई ऐसी उसमें। अच्छा सर, हमारे NSA हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरा भी ये व्यू रहता है कि हज़ारों मतलब मील दूर से ट्रंप साहब हमें कहते हैं, हम उनकी बात सुन लेते हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी, आपस में हम एक दूसरे पे गन्ने तोपे लॉन्च करके बैठे हुए हैं। तो हमारे NSA इज़ वेरी पावरफुल, साहब DGISI हैं, बड़ी उनकी अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंस है, उधर से भी बड़े उनके अहम अजीत डोवल जो हैं वो हैं वहाँ पे NSA। तो इनकी भी हार्ट लाइन ये नहीं कोई ब्रेक थ्रू कर सकते कि रादर दैन कोई तीसरा मुल्क ढूंढें, कोई कैफ़े ढूंढें, कोई और ढाबा ढूंढें, कहीं पे दुनिया में छुप छुपा के मिलें, तो वाई नॉट एक डायरेक्ट जैसे जो आप कह रहे हैं, इसमें क्या चीज़ मतलब है, ये है सर? मैं आपको समझाता हूँ क्लासा साहब, हम लोग बड़े ट्रांसपेरेंट लोग हैं, पाकिस्तान में हम लोग बड़े ही ट्रांसपेरेंट हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। कल को अगर सपोजिंग वो हिंदुस्तान वो कहते हैं कि जी यहाँ पे मुज़ाकरात को शुरू किया जाए, हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो हम उनको वेलकम करेंगे। अगर वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तान आइए तो हम बड़ी खुश वहां चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये बातचीत करने से ही मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो जो माहौल क्रिएट किया हुआ है हिंदुस्तान ने, उसके अंदर मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की ख्वाहिश होगी कि अगर कोई पार्लेज होते भी हैं तो वो बहुत ही अंडर रैप्स हों, किसी दूसरे मुल्क में हों, जिसका किसी को पता ना चले। हालांकि ये बातें आजकल के ज़माने में वो छुपी नहीं रहती। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा तफसील से हमें एजुकेट किया सर, इन्फॉर्म्ड किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। मजीद इश्यूज को हाईलाइट करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।